आज वीर सावरकर की 142वीं जयंती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मां भारती के वीर सपूत प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी थे। वह विश्व भर के क्रांतिकारियों में आदित्य थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी, साहित्यकार थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम धामी ने अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम धामी ने खुद भी युवाओं के साथ मैराथन में दौड़कर उनका उत्साह बढ़ाया। सीएम धामी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वास्थ्य समाज का भी निर्माण करते हैं। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक भरत चौधरी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। थोड़ा ही वक्त जब सचिवालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव जिन्हें पेश किया जाएगा और कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर उसी वक्त लग जाएगी। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है, यानी कि बस थोड़ा ही वक्त बचा है इस बैठक को शुरू होने में। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। सभी मंत्रिमंडल बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ सभी मंत्री भी इस बैठक में क्योंकि मौजूद रहने वाले हैं, तो अपने अपने विभाग से संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान सभी मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पेश किए जाएंगे और देखना होगा उनमें से कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। यानी थोड़ा ही वक्त बचा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे का समय रखा गया है इस बैठक को शुरू करने के लिए और 11 बजने में बस थोड़ा ही वक्त बचा है जब सचिवालय में ये बैठक होगी। और मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन पर चर्चा होती है और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन पर मुहर लगती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, धामी मंत्रिमंडल की बैठक, इस दौरान कौन कौन से प्रस्ताव जिन्हें पेश किया जाएगा और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगने के सबसे ज्यादा चांसेस माने जा रहे हैं? देखिए माधुरी, आज की अगर बात करें तो आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, यानी कि कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी और ये बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले आज धामी सरकार ले सकती है। और जैसे खास तौर पर अगर बात करें तो पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को जो 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने के संबंध में भी आज जैसे प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उन पर भी आज धामी सरकार की कैबिनेट की मुहर लगा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम रायपुर क्षेत्र की बात करें देहरादून में, तो जो क्षेत्र है
उसे फ्रीज किया गया था, उसके फ्रीज मुक्त को लेकर के भी इस संबंध में प्रस्ताव या चर्चा इसमें हो सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश के 8 शहरों की अगर बात करें तो जहां पर 23 जो खेल अकादमी है वो बननी है, उसको लेकर के भी जो ड्राफ्ट है, जो प्लान है वो तैयार किया जा सकता है और उस पर भी सहमति बन सकती है कैबिनेट की। अगर दूसरी तरफ शिक्षकों की नई जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर भी चर्चा आज हो सकती है। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन तरह से अगर बात करें तो चाहे वो उपनल कर्मचारियों की बात करें जो लंबे समय से पक्कीकरण का मांग कर रहे हैं, यानी कि विभाग में उसको लेकर के भी आज कैबिनेट में जो पॉलिसी है उस पर चर्चा की जा सकती है। दूसरी तरफ हम वर्दीधारी विभागों की बात करें तो उसमें नियमावली में संशोधन की भी बात यहाँ पर की जा रही है और गोल्डन कार्ड की जो विसंगतियां हैं, खासतौर पर क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इस तरह की शिकायत आ रही है और कई जगहों कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अभी भी उनमें भुगतान नहीं हुआ है, तो अस्पताल भी खासा नाराज इस बात को लेकर के हैं। और कई अस्पताल देहरादून की अगर बात करें जो आयुष्मान कार्ड है या फिर गोल्डन कार्ड है उसको नहीं ले पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उसमें पैसा सरकार की तरफ से नहीं गया है, तो इस वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज इस पर भी चर्चा की जा सकती है। 16 सब्सिडी की अगर बात करें तो जहां पर 143 नहीं है और बाध्यता के आधार पर इसे हटाने की बात को भी आज कैबिनेट की हरी झंडी दी जा सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण आज की बैठक है कई मायनों में, चाहे उपनल कर्मचारियों की हो, चाहे गोल्डन कार्ड आधार गोल्डन कार्ड की बात हो, आयुष्मान की बात हो, तमाम जगहों पर इस तरह की समस्याएं हैं। आज कई फैसले आज धामी सरकार ले सकती है। जी हरीश, अमूमन इन दिनों में क्या बैठकें होती हैं या फिर कुछ खास वजह रही इस बैठक को इसी समय पर बुलाने की? ये प्रस्ताव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्या इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि लंबे समय से चाहे उपनल कर्मचारी हो, चाहे रायपुर का जो क्षेत्र है जो फ्रीज किया गया हो, तो वहां पर भी लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, लोग अपनी जमीनें नहीं बेच पा रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा चाहे महिला नीति की बात करें, युवा नीति की बात करें, तो इन सभी चीजों को लेकर के दूसरे हम पंचायतों की बात करें, पंचायतों में जो प्रशासक बिठाए गए हैं उनके कार्यकाल को बढ़ोतरी करने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है माधुरी, क्योंकि आज के बैठक चाहे वो उपनल कर्मचारियों के लिए हो, चाहे वो गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड के लिए हो, तो काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। जी ठीक है हरीश, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 28 दिन में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा और इसी के साथ 15 लाख के पार हुआ चारधाम यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ में 6 लाख के पार आंकड़ा, 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 6,06,09 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, केदारनाथ में जो दर्शन का आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो 6 लाख के पार हो गया है। अगर कुल आंकड़े की बात करें तो इस यात्रा में अभी तक जो यात्रा कर चुके हैं दर्शनार्थी वो 15 लाख के पार का है आंकड़ा, यानी कि आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है सिर्फ 28 दिन का हम आपको बता रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो केदारनाथ से दर्ज किया गया है, यानी कि केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 6 लाख के पार का है। चारधाम यात्रा में अब रफ्तार पकड़ ली है। आने वाले समय में भी इसी तरीके का आंकड़ा बढ़ने वाला है और ये भी माना जा रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी किसी श्रद्धालु का ना हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर महिलाएं हो। अब तक कितने श्रद्धालु ने दर्शन किए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं। 15 लाख के पार हो चुका है यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में 6,06,09 श्रद्धालु ने दर्शन किए। इसी के साथ यमुनोत्री धाम में 2,79,206 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो 2,65,149 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 4,16,291 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, 4 धाम यात्रा के आंकड़े की बात की जाए तो 28 दिन का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें 15 लाख के पार पहुंच चुका है और सिर्फ केदारनाथ का 6 लाख, यानी कि सबसे ज्यादा जो दर्शन कर रहे हैं यात्री वो केदारनाथ के कर रही हैं। ये माना जाए कि अभी ये शुरुआती आंकड़ा है, अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर देखिए माधुरी, क्योंकि लगातार जो है 4 धाम यात्रा के लिए तमाम जो देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो सरकार की जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर जो लोगों की जो आस्था है भगवान के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लगातार जो देश विदेश से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में केदारनाथ और बद्रीनाथ के सहित गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब हम सिखों के पवित्र धाम की अगर बात करें तो यहाँ पे कपाट खुल चुके हैं हेमकुंड साहिब के। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो सिख धाम के भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम केदारनाथ की बात करें जहां पर 6 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं तमाम जगहों से और जो बच्चे हैं उनके स्कूल भी बंद होने की कगार पे, तो अब बहुत जल्द जो लोग हैं वो और उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। तो ये मानिए कि जो आंकड़े हैं अभी और ये ज्यादा बढ़ने वाले हैं और बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तमाम चाहे वो सड़कों की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, रहने खाने ठहरने की व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बीकेटीसी की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और यही माने तो कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। अभी 17 लाख के आसपास जो आंकड़ा है वो लगभग पहुंचने का है और इसके अलावा आज की अगर बात करें तो आज शाम तक जो नए जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। जी बिल्कुल हरीश, देखना होगा ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। हरीश रावत ने अपनी पार्टी का पक्ष देते हुए कहा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और जब उन्होंने चुनाव लड़वाया तब कांग्रेस सत्ता में वापस आई। हरीश रावत के इस बयान से बीजेपी में मानो बयानों की लहर दौड़ गई है। इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवाल उठा रही हैं और उनका मानना है कि ये हरीश रावत का और उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम है। उनके धड़े के जो कार्यकर्ता हैं वह हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, ऐसे में उन्हें राजनीति से संन्यास की बात करनी चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने की। अगर उनकी मंशा चुनाव ना ही लड़ने की होती तो वह सीधे सीधे राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर देते। ऐसे में उनका बयान भी कोई राजनीतिक रणनीति का षड्यंत्र हो सकता है। क्या अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको संन्यास लेना। मैंने जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया, कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो 2007 हो किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके ही सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा हर स्तर पर। और वो काम मैंने प्रारंभ कर दिया है और जो मेरे मित्र मुझको
सलाह दे रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लूं, एक बार यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन जाए, उत्तराखंडवादी सरकार बन जाए, उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाने वाली सरकार बन जाए, उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षक सरकार बन जाए, तो हरीश रावत जो है निश्चित तौर पर अपने उन दोस्तों को भी कृतार्थ करेगा और राजनीति से संन्यास लेकर के फिर सामाजिक कार्य प्रारंभ होगा। प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। वहां अब तक हुए बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8,700 या इससे अधिक ग्रेड पे के अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेना होगा। एक ही जगह 2 अधिकारियों की प्रथम तैनाती होने पर उनमें से एक अपनी दूसरी तैनाती का कार्य क्षेत्र देखेगा। सीएम धामी की अपेक्षा के अनुरूप इन अधिकारियों को प्रथम कार्य क्षेत्र में काम करना है। उन्हें प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र में उस वक्त से अब तक हुए बदलावों पर टिप्पणी देनी होगी। कार्य क्षेत्र में CSR या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान की स्थिति में सुधार करना होगा। की भी विकास में सहभागिता हो और हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी विकास की यात्रा में सहभागी बने। इसको लेकर के लगातार अनेकों प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए हैं और उसी के अनुरूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं उनका क्या हुआ। सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है, गोद तो आप लिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं वहाँ बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहाँ स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल हैं कि नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहाँ पे सुविधा है, क्या लोग वहाँ के जीवन यापन सही तरह से कर रहे हैं। गोद ले रहे हैं और गाँव को छोड़ दे रहे हैं, गाँव को मुड़ के देख भी नहीं रहे ये लोग, सिर्फ अपने गोद लेने की घोषणा कर रहे हैं, अखबारों में समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करवा रहे, उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं है। वहीं जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पड़कोट में तहसील दिवस आयोजित की गई। तहसील दिवस में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न विभागों से संबंधित 86 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से सीधा संवाद किया। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी आदि को लेकर समस्याएं और शिकायतें मिली। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। जिला अधिकारी ने अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया है। कुछ ऐसी समस्याएं जो शासन स्तर से संबंधित थीं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया एक पक्ष में पूर्ण करते हुए संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सूचित करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। हर मंगलवार को होता है हर तहसील में, तो मैंने सोचा कि आज बड़कोट की तहसील दिवस में मैं ज्वाइन करूं और तहसील दिवस हुआ, बढ़िया हुआ। काफ़ी लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया, लोग आए, शिकायतकर्ता भी आए और सुझाव देने वाले लोग भी आए, तो अच्छा रहा। एक फील हमें मिला है कि थोड़ा हमारे जो सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां दिख रही हैं और उसमें थोड़ा बजट भी एक उसका मेन कारण होता है। तो हमारे जिले स्तर पर जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो जिला स्तर की डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, मनरेगा की योजना हो या हमारा जो आपदा के तहत जो हमें फंड मिलते हैं,
कोशिश करेंगे कि ये जितने भी जो आज की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे और जो बड़े रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको फॉलोअप करेंगे हम। आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर माननीय डीएम साहब जी आए हैं, तो उनसे हमारी कुछ मांगे हैं जो डिग्री कॉलेज को लेके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि कुछ इधर भनाल क्षेत्र से हैं, कुछ राजगढ़ी क्षेत्र से हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो रोड है यहाँ भनाल वाली रोड है, इधर से 42 से 43 गांव के बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो ए वाली रोड है वो जो राजगढ़ी वाली रोड है वहाँ से कनेक्ट हो ताकि बच्चे वहाँ पर अच्छे तरीके से आ सकें। आज तहसील दिवस है और तहसील दिवस के अवसर पर आज उत्तरकाशी के जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो पेयजल से लेकर के हों, सड़कों की समस्याएं हों, वो महाविद्यालय की समस्या हो, प्राथमिक विद्यालयों की समस्या हो, ये समस्याएं सिर्फ सुनने तक न रह जाएं, इन समस्याओं को कागजी तक न रह जाए, इन पे कार्रवाई भी हो। अभी बहुत सारी रोडें हैं हमारी, पटांगणी की रोड है, नकोला कपुला की रोड है, हलना की रोड है, खनेड़ा की रोड है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग मरीजों को भी कंधे पे उठा के लाते हैं। तो इन रोडों का समाधान जल्दी से हो सके, यहाँ के गाँवों को सड़क मिले। दूसरा, अभी हमारी छात्र संगत देव जी ने कहा कि बनाल से बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़कोट महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो रोड बने और बसें उस महाविद्यालय के लगे ताकि आवाजाही में वहाँ पर दिक्कत न हो। तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य का एक वीडियो सामने आया। इसमें वो जल निगम की सहायक अभियंता को सरेआम गालियां देते हुए और धमकाते हुए दिखे। अफसर चुप रहा, ना विरोध किया ना कोई प्रतिक्रिया, और जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है, यानी अपमान सहकर भी अफसर नेताजी को सही ठहराता रहा। वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों को खुलेआम जलील करने का अधिकार रखते हैं और क्या संस्कारों वाली पार्टी का यही असली चेहरा है। वीडियो के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों चुप है। अब सवाल यही है कि नेताजी को ये बेलगाम हक किसने दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा, बीच में कूद रहा, बीच में कैसा कूद रहा। हम नल की बात पूछ रहे थे, कौन से खराब है, उन्हें ठीक करना चाह रहे थे, नंबर लेना। आपका क्या नाम है? नीरज कपूर। क्या है आप? किस विभाग में? जल निगम में। तो मतलब ऐसे क्या इतना सर, एक मिनट आप इनसे बात करने दीजिए। क्या बताइए, अपनी बात कहिए। नहीं, ये बता नहीं कर रहे थे, नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या है उसे दूर कर पावे, बात कर। ये बैठक में हुआ था विशाल में या बाद आगे हुआ आपका? अभी तो हुआ नहीं, आपसे आरोप लगा रहे हैं, आप ठेकेदारी क्यों कर रहे हो इसमें? नहीं, ठेकेदारी नहीं, मैं विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था, जो आपके हैंडपंप खराब है जिसमें पानी की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है? नहीं, मैं अभद्रता नहीं मानता, उनका अधिकार है, वो जनप्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं। रामनगर विधानसभा में ढिकोली के स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता से वार्ता की। उन्होंने कहा, ढिकोली गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई गई, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं हुई। स्थानीय लोग पेयजल किल्लत से परेशान हैं। विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते करीब 150 परिवारों को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ रही है। जो जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है ना ढिकली में, पिछले 3 साल से हम उसे देख रहे हैं। आज चालू होगी, कल चालू होगी, परसों चालू होगी, तो उसकी वजह से हम आज मिले, क्योंकि लोगों का प्रेशर भी है, लोग कह भी रहे हैं और पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल टीम आएगी जिसके साथ बैठ के हम वहाँ पर बात करेंगे और मौके पर ही जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 2-3 दिन में वो टीम आएगी, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए हम बाकी व्यवस्थाएं करेंगे।